12 मार्च 1993 मुंबई के कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स में एक के बाद एक 12 कोऑर्डिनेटेड बम ब्लास्ट हुए। इन ब्लास्ट्स ने कंक्रीट हाई राइज बिल्डिंग्स को खोखला कर दिया, सड़कों पर गहरे गड्ढे बना दिए और 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस हाईली सिंक्रोनाइज्ड इंटरनेशनल टेरर अटैक के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो मुंबई पुलिस के एक ईमानदार हेड कांस्टेबल का अनपढ़ बेटा था। 1970 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड एक सख्त स्ट्रीट कोड पर चलता था। करीम लाला जैसे पुराने स्मगलर्स और पठान गैंग अपने सिंडिकेट्स को पुराने तरीके से चलाते थे, जहां रिस्पेक्ट और सरहदों का पालन करना जरूरी था। लेकिन जवान दाऊद इब्राहिम किसी और ही रूल्स पर गौर कर रहा था। अपने पिता को पुलिस की वर्दी में भी गरीबी में जीते देख दाऊद की नजर उन लोकल डॉन्स पर थी जो इंपोर्टेड कार्स चलाते और गोल्ड वॉचेस पहनते थे। उसने कानून के बजाय पैसे को चुना। दाऊद ने शुरुआत एकदम नीचे से की। 20 साल की उम्र तक वो पठान गैंग के लिए एक लो लेवल ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करने लगा था। जब उसके बॉस ने एक कस्टम्स ऑफिसर को किडनैप किया तो दाऊद को 2 लाख रुपए की भारी फिरौती यानी रैंसम पहुंचाने का काम सौंपा गया। उस भारी कैश को हाथों में लेकर दाऊद ने एक कैलकुलेटेड चाल चली। उसने रैंसम का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया और पठान गैंग के लीडर्स को सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ये कहकर दिया कि परिवार पूरा पैसा नहीं जुटा सका। पठान नेटवर्क ने अपने सोर्सेस से जांच की और दाऊद का झूठ पकड़ा गया। वो उसे पुराने गैंगस्टर्स से भरे एक कमरे में ले गए, उसे तब तक पीटा जब तक वो खड़ा न सका और हमेशा के लिए उसे अपने सिंडिकेट से बाहर निकाल दिया। उस पब्लिक ह्यूमिलिएशन ने एक बहुत बड़ा एस्केलेशन शुरू किया। दाऊद ने कसम खाई कि वो अपनी खुद की क्रू जीरो से खड़ी करेगा। उसने डी कंपनी बनाई, पुराने कोड्स को कचरे में डाल दिया और स्ट्रीट पावर के लिए एक सेल्फ सर्विंग और रूथलेस अप्रोच अपनाई। ये दुश्मनी बहुत जल्द जानलेवा हो गई। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर को एक पेट्रोल पंप पर घेरा और उसकी हत्या कर दी। शब्बीर की बॉडी के पास खड़े होकर दाऊद ने पूरे पठान गैंग को जड़ से खत्म करने की कसम खाई। पठान लीडरशिप को खत्म करने के लिए दाऊद ने स्ट्रीट लेवल सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया। जब राइवल लीडर अमीर ज़ादा की कोर्ट में पेशी होनी थी, दाऊद ने डेविड परदेसी को हायर किया, एक सीधा साधा सा दिखने वाला लड़का जो किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसा लगता था। उसकी उम्र और मासूमियत की वजह से पुलिस ने परदेसी को बिना चेकिंग के अंदर जाने दिया। वो सीधा विटनेस बॉक्स तक पहुंचा, रिवॉल्वर निकाली और जज के सामने ही अमीर ज़ादा को गोली मार दी। ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि कैसे दाऊद ने खुद को सिस्टम के कानून से बचा कर रखा। उसने स्मगलिंग से मिलने वाली अपनी कैपिटल को सीधा लीगल सिस्टम में डाल दिया। उसके महंगे लॉयर्स ने एंटिसिपेटरी बेल पक्की कर ली। पुलिस अरेस्ट प्रोसेस कर पाती उससे पहले ही दाऊद सड़कों पर वापस आ गया। एक तरफ पब्लिक असैसिनेशन और दूसरी तरफ हाई प्राइस लीगल डिफेंस। दाऊद ने जस्टिस सिस्टम को अपनी ढाल बना लिया। अब स्टेट उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि उसकी इम्प्यूनिटी यानी सजा से मुक्ति बन चुका था। 1985 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक सख्त अरेस्ट वारंट जारी किया, लेकिन दाऊद ने पहले ही चाल चल दी और अपना पूरा बेस दुबई शिफ्ट कर लिया। इंडियन ज्यूरिसडिक्शन से दूर उसने एक मामूली स्ट्रीट बॉस की तरह काम करना बंद कर दिया और अपने सिंडिकेट को एक सीईओ की तरह चलाने लगा। अपनी पीक पर उसके पास पूरे इंडिया में 5000 से ज्यादा मेंबर्स की आर्मी थी। ये वेक्टर मैप डी कंपनी के कॉर्पोरेट डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। दुबई से ऑपरेट करते हुए दाऊद ने बेसिक स्मगलिंग से बहुत आगे बढ़कर लंदन रियल एस्टेट, कराची ट्रांजिट रूट्स और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भारी एक्सटॉर्शन के जरिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खड़ी की। इस भारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए दाऊद अपने हिटमैन को सैलरीड एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता था। जब उसके फुट सोल्जर्स जेल जाते या उन्हें गोली लगती तो वही ग्लोबल कैपिटल उनके हॉस्पिटल बिल्स, लीगल फीस और उनके परिवार के खर्चों के लिए वापस पहुंचती। लेकिन एम्पायर जितना बड़ा हुआ, दाऊद उतना ही पैरानॉइड यानी शक्की होता गया। एक राइवल के डर से दाऊद ने अपने ही साथी रामा नायक के मर्डर का प्लान किया। नायक के राइट हैंड मैन अरुण गवली ने तुरंत पलटवार किया और इस गैंग वॉर में स्ट्रीट लेवल के सिपाही मारे जाने लगे। असैसिनेशन का दौर बढ़ता गया। जब गवली के शूटर्स ने दाऊद के बहनोई यानी ब्रदर इन लॉ को मारा तो दाऊद के हिटमैन मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में घुस गए। वो वार्ड्स के अंदर AK-47 लेकर आए और डॉक्टर्स के टेबल के नीचे छिपे होने के बावजूद वहां 400 राउंड फायर करके हत्यारों को खत्म कर दिया।
इंटरनेशनल वेल्थ और जीरो लिमिट्स के साथ दाऊद ने एक वेल फंडेड मर्डर मशीन बना ली थी। लोकल पुलिस के पास उनके मुकाबले के लिए फायर पावर की कमी थी। 1992 में इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद देश भर में गंभीर धार्मिक दंगे हुए, जिसने समाज में गहरी दरारें पैदा की। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने इसमें एक मौका देखा। उन्होंने दाऊद से संपर्क किया, दंगों पर उसके गुस्से और पैसे की उसकी कभी न मिटने वाली भूख का दोनों का इस्तेमाल किया। ISI ने एक सीधा मर्जर ऑफर दिया, दाऊद और उसके ग्लोबल एम्पायर को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। बदले में दाऊद अपने कोस्टल स्मगलिंग रूट्स मिलिट्री को सौंप देगा, जिससे वो हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स के साथ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी को चकमा दे सकें। डी कंपनी के गुर्गों ने मार्च 1993 के मुंबई ब्लास्ट्स के लिए RDX सप्लाई किया। 250 से ज्यादा इनोसेंट मारे गए और शहर के कमर्शियल हब्स मलबे में तब्दील हो गए। आतंक के उस एक कृत्य ने उसके खुद के एम्पायर को भी बांट दिया। छोटा राजन जैसे हिंदू लेफ्टिनेंट्स ने डी कंपनी से नाता तोड़ लिया, खुद को देशभक्त डॉन घोषित किया और दाऊद के नेटवर्क के खिलाफ असैसिनेशन की एक नई लहर शुरू की। आज दाऊद कराची में एक विदेशी मिलिट्री के संरक्षण में रहता है। जिन लीगल लूप होल्स और छोटी मोटी रिश्वत ने दाऊद को 70 के दशक में बचाया था, उसी ने आखिरकार एक नेशनल डिजास्टर के लिए रास्ता साफ कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।